नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त तो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे 40 खबरें देश और दुनिया की जुड़ी हुई, कोरोना अपडेट, साथ ही साथ बात होगी बाजार और कारोबार की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। चीन के साथ चल रहे विवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि यही समय है जब पूरे राष्ट्र को एकजुट होना है और संगठित होकर इस दुस्साहस का जवाब देना चाहिए। जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं उनके कंधों पर कर्तव्य का गहन दायित्व है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे प्रजातंत्र में यह दायित्व प्रधानमंत्री का है। मनमोहन सिंह की नसीहत के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नसीहत दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की महत्वपूर्ण सलाह भारत की भलाई के लिए है। राहुल ने कहा कि वो आशा करते हैं कि पीएम उनकी बात को विनम्रता से मानेंगे। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा है, हमारी ज़मीनें छीनी हैं। टकराव के बावजूद चीन मोदी जी की तारीफ क्यों कर रहा है? मनमोहन सिंह के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने 43,000 किलोमीटर भारतीय हिस्सा चीन के सामने सरेंडर किया। नड्डा ने कहा कि यूपीए के समय बिना लड़े ज़मीन सरेंडर कर दी गई। नड्डा ने लिखा कि भारत पूरी तरह से पीएम मोदी पर विश्वास करता है और समर्थन करता है। कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। चीन के खिलाफ भारतीय सेना को खुली छूट देने पर चीन में खलबली मच गई है, जिसके बाद चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी हैं। अखबार ने लिखा है कि चीन के पास भारतीय सेना को जवाब देने की पूरी क्षमता है। अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो भारत को एक बार फिर से 1962 की तरह हार का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भारत के साथ सैन्य टकराव कभी भी चीन की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए भारत सीमा पर कम सैनिक तैनात किए गए हैं। एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना हो गए। राजनाथ सिंह का यह दौरा 3 दिनों का होगा, जहां पर वो रूस की विक्ट्री डे परेड के 75 साल पूरा होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान यहां पर चीन के प्रतिनिधि मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन मौजूदा तनाव के कारण राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। ये परेड दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत की जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रही है। एलएसी पर तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी पहली बार आमने सामने होंगे। कल रूस भारत चीन की त्रिपक्षीय डिजिटल कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में कोरोना, वैश्विक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर बने हुए गतिरोध पर चर्चा की संभावना है, क्योंकि त्रिपक्षीय वार्ता में द्विपक्षीय विषयों पर बातचीत नहीं की जाती। भारत चीन सीमा विवाद के बीच मोदी सरकार पूरे देश में चाइनीज सामानों पर रोक लगा सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ट्रेड चैम्बर जैसे CII, फिक्की, एसोचैम से ईमेल के जरिए चीन और कुछ अन्य देशों से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक प्लान बनाया है, जिसमें गैर जरूरी इंपोर्ट को रोकने के लिए ड्यूटी बढ़ाकर इंपोर्ट रोकना है। महाराष्ट्र सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ हुए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह कॉन्ट्रैक्ट 15 जून को हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीनी कंपनियों की ओर से की गई डील को होल्ड पर रख दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से बात करने के बाद यह फैसला किया है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अगले आदेश का इंतजार कर रही है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है। मंदिर कमेटी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आपसी तालमेल से रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रथ यात्रा के आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर जरूरी एहतियाती कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो वो रथ यात्रा को रोक भी सकती है। शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ साथ पार्टी की सक्रिय सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वाघेला ने अपने त्यागपत्र में अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव और हाल ही में हुए कुछ राजनीतिक बदलावों के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और जिला स्तर पर काम करने वालों में निराशा का हवाला दिया है। गुजरात में बड़े नेताओं में शुमार शंकर सिंह वाघेला मार्च 2019 में शरद पवार की एनसीपी पार्टी में शामिल हुए थे और इससे पहले वो कांग्रेस में भी थे। अब बात बाजार और कारोबार की, तो बाजार में आज लगातार तीसरे सेशन में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स आज 180 और निफ्टी 67 अंक की तेजी के साथ 10,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। कोरोना की दवा बनाने की सरकार की मंजूरी से फार्मा शेयर जमकर दौड़े। सरकारी बैंक, एनबीएफसीज शेयरों में जमकर खरीदारी रही। आज के कारोबार में बजाज ऑटो, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यूपीएल, जी एंटरटेनमेंट, भारतीय इंफ्राटेल, एनटीपीसी सबसे ज़्यादा चढ़े। विप्रो और गेल सबसे ज़्यादा पिटे। इक्विटी मार्केट के साथ साथ रुपए में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले आज रुपया 17 पैसे मजबूत होकर 76.03 पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को 76.20 पर बंद हुआ था। आज रुपया 4 पैसे की मजबूती के साथ 76.16 के लेवल पर खुला। इंट्राडे में रुपये ने 75.98 का ऊंचाई स्तर भी छुआ, लेकिन इस लेवल पर ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सका। आज एक बार फिर सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में ही सोने ने 48,289 रुपये की ऊंचाई को छू लिया। हालांकि बाद में थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिली। उधर चांदी भी 49,000 के पार निकल गई। सोने ने पिछले 3 महीने में 16% तो चांदी ने 3 महीने में 20% तक जोरदार रिटर्न दिया। कोरोना संकट से तेजी से कमज़ोर हो रही ग्लोबल ग्रोथ से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग बढ़ी है। कोरोना का इलाज करने वाली 2 दवाएं जल्द बाजार में आने वाली हैं। सिप्ला और हेटेरा लैब्स की दवा रेमडेसिविर और दूसरी है ग्लेनमार्क की फैविपिराविर। ये दवाएं शुरुआती कोरोना संक्रमण में कारगर हैं। इससे अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड ने लाइसेंस मिला है। ये दोनों दवाएं अगले 1-2 दिन में आ जाएंगी। रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन की कीमत 5 से 7 हज़ार रुपये हो सकती है और फैविपिराविर स्ट्रिप में 34 टैबलेट होंगे। कीमत 3,500 रुपये होगी। निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर बेचे हैं। बैंक ने बताया है कि 10 रुपये फेस वैल्यू में 2 करोड़ 15 लाख शेयर बेचे हैं। इससे अब बैंक को 840 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इस हिसाब से बैंक ने इंश्योरेंस कंपनी में अपनी 1.5% हिस्सेदारी बेची है। शेयर बेचने के बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में बैंक की हिस्सेदारी घटकर 51.4% रह गई। शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 3.96% हिस्सेदारी बेची थी। सरकार टेलीकॉम कंपनियों को राहत देना चाहती है, इसलिए फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज की लाइसेंस फीस में कटौती पर विचार किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियों को भी अभी ब्रॉडबैंड पर 8% लाइसेंस फीस चुकानी होती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार से मोबाइल सेवाओं की लाइसेंस में छूट की मांग की थी। कंपनियों की मांग है कि लाइसेंस फीस को 8% से घटाकर 3 से 6% किया जाए, क्योंकि ब्रॉडबैंड से टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा कम यानी कि काफ़ी कम रेवेन्यू मिलता है। आईटी कंपनी एक्सावेयर टेक्नोलॉजी ने बोर्ड की कंपनी के शेयरों को डीलिस्ट करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी मर्चेंट बैंकर की सिफारिश के आधार पर दी गई है। कंपनी ने जून की शुरुआत में ही इस बात की सूचना दी थी कि उसके प्रमोटर बेरिंग पी एशिया की डीलिस्टिंग की योजना है।
इस प्रस्ताव पर अब शेयर धारकों की हरी झंडी का इंतजार है। लिस्टिंग से कंपनी को लागत कटौती में भी मदद मिलेगी और कारोबार पर ज्यादा फोकस करने का मौका मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज इतिहास रच दिया है। रिलायंस भारत की इकलौती कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैप $150 अरब पहुंच गया है। इससे पहले शुक्रवार को 11 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी थी। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस के कर्ज मुक्त कंपनी बनने का ऐलान किया था। साथ ही मुकेश अंबानी की संपत्ति एक दिन में ही करीब 36,500 करोड़ रुपए बढ़ गई। अब वो दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स हो गए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी यानी कि NIPFP के चेयरमैन वो नियुक्त हो गए हैं। आज से उन्होंने ये पदभार संभाल लिया है। NIPFP भारत के वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका काम अर्थशास्त्र से जुड़े क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देना है। इस संस्था को वित्त मंत्रालय, सरकार, राज्य सरकारें वार्षिक अनुदान सहायता इसको देती रहती है। एप्पल की 31वीं डेवलपर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है। कोरोना के चलते इस बार ये ऑनलाइन हो रही है। एप्पल के WWDC 2020 को न सिर्फ डेवलपर्स बल्कि कोई भी देख सकता है। ये भारतीय समय अनुसार रात के 10:30 बजे शुरू होगा। ये कॉन्फ्रेंस 26 जून तक चलेगी। इस इवेंट में आईफोन लॉन्च नहीं किए जाते हैं बल्कि सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। कंपनी अपने लगभग सभी प्रोडक्ट्स के सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में बताएगी। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको ऑक्सीजन पल्स मीटर दिया जाएगा। अगर किसी को लगता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो वो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। आप उस पल्स मीटर को अपने घर पर रखिए। ठीक होने के बाद सरकार को वापस कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले दिनों हमने टेस्टिंग 3 गुना कर दी है। पहले लगभग 5,000 टेस्ट रोज किए जाते थे, अब 18,000 टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने युद्ध स्तर पर कोरोना बेड का इंतजाम किया है। दिल्ली में इस समय लगभग 7,000 बेड खाली हैं। उन्होंने कहा कि चिंता न करें, बेड की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगे। पिछले 10 दिनों में 900 बेड ही भरे हैं, जबकि 10 दिन में 23,000 मरीज नए आए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4.25 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 11 दिन से रोजाना 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए हैं और 445 लोगों की मौत हुई है। अब तक 13,699 लोगों की जान कोरोना वायरस के संक्रमण से जा चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट में सुधार जारी है और ये 55% से ज्यादा पहुंच गया है। महाराष्ट्र पुलिस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55 नए मामले सामने आए हैं और एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। महाराष्ट्र पुलिस में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 4,103 हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में 3,870 नए केस मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 1,32,00,000 को पार कर गई है। कल 3,870 नए मामले सामने आए थे। राज्य में अब तक 6,170 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक 65,744 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। खबर है कि कुछ आतंकी जम्मू कश्मीर से दिल्ली में घुस चुके हैं और कुछ घुसने की फिराक में हैं। दिल्ली में तमाम गेस्ट हाउस, होटल्स में कश्मीरी नंबर की जो गाड़ियां हैं उनकी तलाशी शुरू कर दी गई है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से 4 से 5 आतंकी ट्रक में सवार होकर दिल्ली के लिए निकले थे। ये सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली है, जिसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट किया गया है। कबीर सिंह जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले संदीप वांगा रेड्डी की अगली फिल्म में रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं।
संदीप ने हाल ही में डेविल नाम की एक स्क्रिप्ट खत्म की है और उनकी रणबीर कपूर से बातचीत फाइनल स्टेज में है। पहले इस फिल्म में प्रभास को भी कास्ट किए जाने की अटकलें थी, लेकिन अब सूत्रों की माने तो रणबीर ही इस फिल्म के हीरो होंगे। ये एक डार्क फिल्म होगी जिसमें रणबीर ने लगभग फाइनल कर लिया है। सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करके सबको हैरान कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोनाक्षी समेत कई स्टार किड्स लोगों के निशाने पर हैं, जिसकी वजह से ट्विटर पर इन सितारों को लोग गालियां तक दे रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं। ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट करने के एक दिन बाद सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर ट्रोलर को वीडियो के जरिए जवाब दिया और नफरत फैलाने के लिए खरी खोटी सुनाई। एकता कपूर का फेमस शो नागिन 4 बंद हो रहा है। जी हाँ, लेकिन अभी तक नागिन 4 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कुछ एपिसोड्स अभी भी बाकी हैं। इसकी शूटिंग पूरी करने के बाद उन्हें टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर नागिन 4 का नया प्रोमो रिलीज किया है। प्रोमो देखकर लगता है कि नागिन 4 की एंडिंग बहुत ही धमाकेदार होगी। इसमें रश्मि देसाई और निया शर्मा नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर अपने सिंगिंग टैलेंट से रातों रात मशहूर हुई सिंगर मैथिली ठाकुर ने भी सुशांत की मौत पर अपना दुख जाहिर किया है और फैसला किया है कि वो अब बॉलीवुड के गाने नहीं गाएंगी। जी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैथिली के पिता रमेश ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है कि मैथिली ने सुशांत की मौत से दुखी होकर बॉलीवुड गानों को नहीं गाने का फैसला किया है। इससे पहले मैथिली ने अपने YouTube चैनल पर काफ़ी बॉलीवुड सॉन्ग गाते हुए वीडियो शेयर्स किए हैं। आज बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिवंगत अमरीश पुरी का जन्मदिन है। अमरीश पुरी का जिक्र आते ही मिस्टर इंडिया के विलन मोगैम्बो का चेहरा सामने आ जाता है। अमरीश जी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए और इस मौके पर प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने खुलासा किया है। बोनी ने बताया कि मोगैम्बो का कॉस्ट्यूम खुद अमरीश जी ने डिज़ाइन किया था और इसके लिए उन्हें उस वक्त 10,000 रुपये बोनस मिले थे। वर्ल्ड कप 2011 यानी कि 2011 फाइनल मैच फिक्सिंग मामले में अब श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अरविंद डी सिल्वा ने आईसीसी बीसीसीआई से इसकी जांच कराने की मांग की है। डी सिल्वा ने कहा कि वो इस बार किसी भी व्यक्ति को ऐसे ही झूठ बोलकर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपनी विश्व विजय पर खुश हुए थे, उसी तरह सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी ने इसी क्षण को जीवन भर याद करेंगे। डी सिल्वा ने कहा कि करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच की जाए। अपने ज़माने में रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर राजेंद्र गोयल का कल रोहतक में निधन हो गया। उनके निधन पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर समेत कई क्रिकेटर्स ने श्रद्धांजलि दी है। गांगुली ने कहा कि हमने घरेलू क्रिकेट के दिग्गज को खो दिया। गांगुली ने यह भी कहा कि उनका रिकॉर्ड बताता है कि वो कितने शानदार गेंदबाज थे। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि राजेंद्र गोयल जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ। वो रणजी ट्रॉफी में 6,000 से ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज थे। रेसलिंग की दुनिया में लगभग 33 साल राज करने के बाद दिग्गज रेसलर मार्क कैलावे यानी कि द अंडरटेकर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। अपनी डॉक्यूमेंट्री द लास्ट राइड के आखिरी एपिसोड में अंडरटेकर ने कहा कि वो अब दोबारा रेसलिंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कभी नहीं, लेकिन इस समय मेरे जीवन में और मेरे करियर में मुझे रिंग में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे जितने भी मैंने जीतने के लिए कुछ भी जो किया था अब वो बाकी नहीं बचा है, इसलिए
मुझे पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचता। आर्सेनल को इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और बुरी हार का सामना करना पड़ा है। ब्राइटन ने आर्सेनल को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले मैनचेस्टर सिटी में आर्सेनल को 3-0 यानी कि 3-0 से शिकस्त दी। टीम के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने की राह काफ़ी मुश्किल है। टीम अभी 10वें नंबर पर चल रही है। दूसरी ओर बोर्नमाउथ का क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम पर रेलीगेशन का खतरा बरकरार है। अपनी मौत की खबर सोशल मीडिया पर उड़ने से हैरान पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने खुद इस पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स जो है इरफान जो हैं उनकी मौत की हवा उड़ी थी। उन्होंने कहा कि जो भी रिपोर्ट सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं कि मेरी मौत एक कार हादसे में हो गई है, ये पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आउटलेट एक कार दुर्घटना में मेरी मौत के बारे में निराधार फर्जी खबर फैला रहे हैं। इरफान ने कहा कि कृपया ऐसी चीज़ों से परहेज़ करो, कोई दुर्घटना नहीं हुई है और मैं ठीक हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।